ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या मसला चल रहा है भाई? कोई लग तो यही रहा है मुझे। हाँ, एंट्रीज नहीं बनाई थी, एडजस्टमेंट। ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट बता देते हैं आपको, लेकिन पहले आप लोग खुद कोशिश कर लें जरा जल्दी से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखें सारे, शाबाश। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखें और मुझे सम बताएं। 4500। और किसी के पास आया? 4500। समर हो गया काम? सही है, अभी चेक कर लेते हैं साथ साथ। और भी लोगों ने मुझे यही बताया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहला नाम बताओ। सैलरीज। एक मिनट जरा वो ले आऊं साथ में इसके। अगर यहां से देखता हूं तो मैं कहता हूं कैश, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, फर्नीचर, सैलरीज एक्सपेंस 1000 रुपीज। तो मैंने कहा ओके भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक्सपेंसेस को ऊपर नीचे लिखें, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को चीजें साथ साथ ऐसे तरीके से बताऊं ताकि आप ट्रायल बैलेंस से चीजों को लें और फिर यहां लिखें प्रॉपर अंदाज में। अगर मैं ही आपको बेतुके तरीके से चीजें लिखवाऊंगा तो होगा क्या, क्या कोई चीज पेपर में मिस हो सकती है, रह सकती है। सैलरीज एक्सपेंस और इसके अमाउंट यहां लिखूं क्या, इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में। अब 1300 डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि आपने इसका मतलब है एडजस्टमेंट में प्लस कर लिया है खुद। 1000 प्लस 300, 1300 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर यहां देखूं तो रेंट एक्सपेंस है, तो ओके, फिर मैंने कहा रेंट एक्सपेंस से लिखूंगा मैं। रेंट एक्सपेंस फाइनल अमाउंट है ये एडजस्टेड? क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट है? क्या एडजस्टमेंट है रेंट की? ओके, रेंट एक्सपेंस 1000 रुपीज ऊपर लिखा है, इसका मतलब है हमने पे भी किया 1000, बट ईयर एंड पर पता चला इस साल का रेंट एक्सपेंस 800 है। इसका मतलब है 200 रुपीज अभी एक्सपेंस बना, वो प्रीपेड है। तो आपने एंट्री बनाई हुई होगी प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। तो मैंने 200 रुपीज लेस कर दिया। उसके बाद मैंने कहा यहाँ तो मुझे कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। अब मैं एक्सपेंस ढूंढने कहाँ गया? एडजस्टमेंट नंबर 1 ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस नजर आया? नहीं नजर आया? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस नहीं है? कितना बेटा? ऑफिस सप्लाईज इन हैंड यहाँ बताया हुआ है, ऊपर 200 बताया हुआ है, नीचे 50 बताया हुआ है। इसका मतलब है 150 रुपए की इस्तेमाल हो गई ना, लाजमी सी बात है। तो 150 रुपीज एक्सपेंस लिखा मैंने। अभी तुम्हारे पास बनी हुई नहीं है एडजस्टमेंट, इसका मतलब है ना? अरे मेरा बेटा, मैं कब बोल रहा हूँ ऑफिस सप्लाईज एसेट नहीं है? मैं तो एग्री कर रहा हूँ ऑफिस सप्लाईज एसेट है, लेकिन ये देखो ना भाई, ये देखो, ऑफिस सप्लाईज ऊपर एसेट थी। जब मैं ऊपर देख रहा था तो मैंने ऑफिस सप्लाईज को नहीं लिखा। जब मैं नीचे आया एडजस्टमेंट पे तो मैंने कहा एडजस्टमेंट नंबर 1, अब तुम्हारे पास बनी हुई नहीं है ना, तो तुम कम से कम मेरी बात, बनी हुई है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रही ना तो ऐसे सीख लो जैसे मैं सिखा रहा हूँ। जब मैंने कहा यार ऊपर ऑफिस सप्लाईज मैंने नहीं लिखी थी, इसलिए कि ऊपर मैंने ऑफिस सप्लाईज को माना था बिजनेस का। अब नीचे वो बोल रहा है ऑफिस सप्लाईज 50 रुपए की है, इसका मतलब है ऑफिस सप्लाईज सिर्फ 50 रुपीज की बाकी है। मैं तो कह रहा था बिजनेस के एसेट कितने के हैं, 200, और ईयर एंड पर हैं वो कितने के, 50। इसका मतलब है 150 के हम लाजमी कर चुके हैं, तो वो 150 एक्सपेंस लिख दिया मैंने। ऐसे भी कह सकते हो आप। एडजस्टमेंट नहीं है अगर सामने इस वक्त, तो कम से कम ऐसे दिमाग चला लो। ओके, चलो आगे। उसके बाद बताओ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। 1600, 1500। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 750। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन के बाद और कुछ भी नहीं है?
रेंट हो चुका है, कमीशन ऑलरेडी उसमें इनकम में चला गया, डेप्रिसिएशन से। ओके, इसका मतलब है मैं इन सबको ऐड करूं सिंपल, और मैं इसे क्या कर दूं इसमें से, सर बिल्कुल। पहले इसका नाम बताएं, क्या लिखूं? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसका नाम है नेट प्रॉफिट। आप खुद बताएं, इसके बाद आपका दिल चाहेगा कि ऐसा इनकम स्टेटमेंट और बनाए? पता नहीं क्यों चाहेगा भाई, इसमें सीखने का है क्या? हाँ, अच्छा ओके ओके, तो आपका दिल चाहेगा तो मैं एक और बनवा लेता हूँ। फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने रखे और इनकम स्टेटमेंट बनाए, और बोले। अभी तो इन लोगों ने बोला ये फॉर्मेट नहीं था, ये बुक का क्वेश्चन 1 था। फॉर्मेट का इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाया, फॉर्मेट के क्वेश्चन 2 का बनाया था। फॉर्मेट निकाले हैं अभी, अभी मैं ले आता हूँ सामने, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये ले, ये तो एक्सेल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है क्वेश्चन 1। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू हो जाए। शाबाश जी सर। ₹250 पहले से डेप्रिसिएशन पिछले सालों में चार्ज हुआ होगा, इस साल डेप्रिसिएशन 750 हुआ है, तो खर्चा भी ₹750 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में 750 और रख देंगे। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है इतना स्पेस है कि बन जाएगा तो एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर, वो बैलेंस शीट में लिखेंगे ना, बैलेंस शीट में, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नेचर कॉन्ट्रा एसेट है, बैलेंस शीट बनाते हुए लिखूंगा ना। अभी तो मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, एक्सपेंस और रेवेन्यू लिख रहा हूँ। एमन, आपके पास फॉर्मेट नहीं है? ये वाला पेज नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट भी लाजमी नहीं बनी हुई होंगी, कोई बात नहीं, आप इसकी एडजस्टमेंट अब दिमाग में बना के डायरेक्ट बनाएं इनकम स्टेटमेंट। एडजस्टमेंट दिमाग में सोचें डायरेक्ट और बनाएं। फरजान, आपने कॉपी कर लिया वो काम जो मैं पहले शो कर रहा था यहाँ पे स्क्रीन पे, ये वाला, ये काम कॉपी कर लिया आपने? यार भाई, अब कॉपी करने का काम तो आप कर लेना, वो तो मैं नहीं करूंगा। तेजी से छपाई कर लें, ये एक वाहिद काम है जो पाकिस्तानी अच्छे से कर लेते हैं। ये भी ना आप कर सके तो फिर मुझे आपको जर्मनी भेजना पड़ जाएगा। जल्दी करें जरा, शाबाश। 2-3 नाम देख लें जरा जल्दी जल्दी। अब मैं चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन, क्योंकि बच्चे ये वाला सवाल करेंगे। चलें जी, इस सवाल का इनकम स्टेटमेंट बनाएं फटाफट तेजी से। जी बिल्कुल जहरा, फॉर्मेट के क्वेश्चन 1 का बनाना है इनकम स्टेटमेंट, जल्दी से बनाओ, शाबाश। नहीं, फायदा क्या फिर, मतलब आपकी प्रैक्टिस करवाने का मकसद ही फौत हो जाएगा, क्या ख्याल है? मकसद तो सिर्फ प्रैक्टिस करवाना है और कुछ भी नहीं है। अब पता है क्या, कुछ कुछ ऐसे अब ऐसे काम हो रहे हैं इस वक्त के वो थोड़े थोड़े बोरिंग भी होते हैं, कि यार बस सही है ना, आप क्या नया क्या सीख रहे हैं। हाँ, उसको उसको सिर्फ एक फॉर्मेट में लिख देने का नाम इनकम स्टेटमेंट है। अब बैलेंस शीट भी है, कोई ऐसी बहुत टिपिकल चीज नहीं कि आप बोलो बे भाई क्या चीज सीख ली हमने। नहीं, बैलेंस शीट भी एक फॉर्मेट है, जस्ट उसमें लिखेंगे। उसके बाद फिर अब जो आखिरी चीज सीखनी है ना हमने, वो है एरर्स। एरर्स में चलेगा दोबारा दिमाग सबका। अभी सब सन्नाटे में आए हुए हैं। अब ये सब इसमें क्या सीख रहे हैं आप? एक फॉर्मेट दे दिया, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। और लॉजिक उसमें ये होती है कि पीछे मूव करने का बस ये है कि जब आपको लगे एक्सट्रीम राइट पे नहीं लिखना, एक कॉलम पीछे आ जाओ, वापस आगे चले जाओ, बस वो ब्रेक डांस जो आपको, वो तो आपने वर्कशीट बनाते हुए भी सीख लिए थे, कि वर्कशीट में इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में तमाम इनकम और एक्सपेंस आते हैं। अब जिन्होंने नहीं बनाई वो आते ही क्यों हैं, हम तो कहते हैं ये कर सकते हैं एरर्स, बस इंशाल्लाह
इसी वीक शुरू करते हैं कोशिश करके, हैं? हाँ हाँ, एरर्स बेहतरीन है, बेहतरीन। बस ये एरर्स आखिरी, इसके बाद तो खत्म ना, फिर बचा क्या? एरर्स के बाद तो खत्म हो जाएगा, हम हमारा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा एरर्स के बाद। उसके बाद फिर मिड टर्म के बाद जो आप पढ़ोगे वो 2 टॉपिक आप पढ़ोगे ऐसे जो कि पेपर में नहीं आएंगे, क्लास एक्टिविटी के तौर पे। क्या कह रहे हो मास? नहीं नहीं, बोलो बोलो। अबे छोड़ो यार, लॉकडाउन लॉकडाउन। बैंक रिकंसिलेशन है और एक डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन जिसकी आप एडजस्टमेंट बनाते हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। नहीं, वो पेपर में नहीं आएंगे दोनों आप, हैं? नहीं, वो इस साल इसलिए निकाला है ना कि इन्होंने शॉर्ट किया है सिलेबस को। आपके पेपर जल्दी होंगे ना, आपके पेपर अप्रैल में हैं तो अप्रैल में ही होंगे अब। और जो बीआई के सिंध बोर्ड के पेपर हैं वो जुलाई में होंगे अब, मीठी ईद के बाद। तो उनके पेपर भी तो नॉर्मल होंगे बिल्कुल, उनका कोर्स शॉर्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, साइंस वालों को, कॉमर्स वालों का नहीं हुआ बेटा बीआई के का। भाई मेरे हिसाब से तो कोर्स शॉर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सेकेंड ईयर में पढ़ाते हुए आपको जब हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो उस वक्त फिर क्या करेंगे? तो इसलिए बेकार है। बैंक रिकंसिलेशन चलो मानता हूँ कि इतना वो नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मजे की बात है, करें तो करें क्या? बैंक रिकंसिलेशन प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस का मालिक जो होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी चीज पे होती है, उसको प्रॉफिट से ज्यादा परवाह इस बात की होती है कि मेरे पास इतने पैसे हों ईयर एंड पर, मंथ एंड पर, कि मैं मुलाजमीन की सैलरी और किराया दे सकूं, कहीं ऐसा ना हो मुझे बैंक से कर्जा लेना पड़ जाए। तो पैसा इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट तो होता रहता है। हाँ, क्योंकि क्रेडिट में वो डेबिट में। हाँ, नहीं, कॉस्ट पे नहीं, पैसों पे होता है सारा गेम। मैंने लोगों को उधार पे माल बेचा, मैं उनसे मैं पैसे नहीं ले सका वक्त पे, मैं आगे पैसे नहीं दे सकूंगा। मैं आगे पैसे नहीं दे सकूंगा, लोग सर पे आगे खड़े हो जाएंगे। एक जनरल बात कर रहा हूँ पैसों से मुतालिक। हाँ, बोलो। हाँ यार, हमने यही तोड़ दिया। ओवरड्राफ्ट नहीं समझा? मेरे पास है बेटा दूसरा, ऐसी बात नहीं है। एक और है, एक और रखा हुआ है। असल में वो जो है ना, खांसी भी ज्यादा हो रही है ना, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। नईम साहब ने लिख के भेजा है रिटेन्ड अर्निंग। तो हाँ बेटा, जब कंपनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो रिटेन अर्निंग की बात करेंगे सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में रिटेन अर्निंग नहीं है मेरा बेटा, सही है? नेट प्रॉफिट निकाल लिया भाई? कितना? 18,000। और किसी के पास? गुड। और किसी के पास भी नहीं है? एक भी स्टूडेंट ने नहीं निकाला अभी तक प्रॉफिट? वेरी गुड, बहुत सुस्त हैं आप लोग। इसका मतलब है अकेले बैठ के पढ़ने से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तुम्हारा फोकस कुछ ज्यादा ही आउट हो रहा था, इससे तुम्हें अकेले बैठने से कितना फायदा हुआ आज तुम्हें एहसास होगा। जी, आप लोग अपना फोकस सही रखें। आयशा, ट्यूशन पढ़ा लो, घर ले आओ उनको। फोन नंबर दे दो, बुला लेना ना, घर के करीब है कोई अता पता। ट्यूशन पढ़ाई जा रही है, ये नहीं कि खुद काम कर लें।
बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम बच्चों का जिन्होंने मुझे ऑनलाइन भी बताया प्रॉफिट के अमाउंट। क्लास में हमारे पास एक ही जहीन है अभी तक यहाँ फिजिकल जिन्होंने जवाब दिया, बाकी सारे अभी प्रॉफिट निकाल रहे हैं एक दूसरे से पूछ पूछ के। तुम्हारे पास एडजस्टमेंट बनी हुई थी ना फातिमा इस सवाल की? जी समर भाई क्या कर रहे हैं वैसे? गालिबन कोशिश कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इसकी एडजस्टमेंट बनी हुई है, मिल गई एडजस्टमेंट, गुड। 18,000 18,000 आ गया, ओके। 18,000 रुपीज प्रॉफिट सब बच्चे मुझे बता रहे हैं अभी तक। और यहाँ पर भी तकरीबन ने मुझे 18,000 बताया। तारिक आजम आपने 23,000 लिख के भेजा बेटा, तो आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है वो आप मुझे दे दीजिएगा अगली क्लास में आएंगे ना, जब आप 5,000 लेते हुए आ जाएं और मुनासिब कर लेंगे। अली मोहम्मद तुम कौन सी दुनिया में चले गए? डेफर्ड इज अनअर्न्ड। अबे डेफर्ड कहाँ नजर आ गया तुम्हें? डेफर्ड तो भाई आमतौर पे बैचलर्स के फर्स्ट पार्ट में भी नहीं पढ़ाते। तुम कहाँ चले गए डेफर्ड पे भाई मेरे दोस्त? डेफर्ड नहीं है तुम्हारे पास, कोई वर्ड ही नहीं है डेफर्ड। सही है, कहाँ पढ़ लिया डेफर्ड? मुझे भी तो बताओ ताकि मैं समझाऊं। नहीं नहीं, इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, मुश्किलात में मत डालो, जिंदगी आसान रखो। मायरा 18,000 प्रॉफिट नहीं आ रहा तुम्हारे पास? अभी आएगा, अब चेक करवा रहा हूं मैं। ये इसीलिए तो मैं आप लोगों को चाहता हूं आप खुद काम करें ताकि आपको पता चले आप कहाँ मिस्टेक क्या कर रहे हैं। लेकिन आप ना अहले मोहल्ला से पूछते हैं तुम बता क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है। ऐसे पढ़ाने में क्या फायदा? खुद इंसान अपनी एबिलिटी तो चेक कर ही नहीं पाता, हर एक एक जवाब पे आप पूछ रहे होते हैं। बेटा अभी तो कोई काम ही नहीं किया मेरा बच्चा, इतनी देर से तो सिर्फ इतना हल्का फुल्का काम किया, ये कोई पढ़ाई हुई है? अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, ओके। बेटा अकाउंटिंग में डेफर्ड और अनअर्न्ड जमीन आसमान का फर्क है, दोनों को मिलाना नहीं फिलहाल, बस मैं इतना कह रहा हूँ। अभी अकाउंटिंग में डेफर्ड नहीं पढ़ना तुमने, सही है? वो डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं, डेफर्ड रिसीवेबल होते हैं, वो छोड़ दो। वो इकोनॉमिक्स में पढ़ लो, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। अनअर्न्ड एक अलग चीज है, और अनअर्न्ड जो तुमने पढ़ा है वो क्या होता है? वो अमाउंट जो तुम रिसीव कर चुके हो बट तुमने अभी तक उसे अर्न नहीं किया, कमाया नहीं, हलाल नहीं किया। वो पैसे तुम पर अभी वाजिब हैं, तुम उस पैसों के बदले कोई अपना टास्क, कोई ड्यूटी, कोई असाइनमेंट परफॉर्म करोगे। वो टास्क जब तक तुम परफॉर्म नहीं करते वो पैसे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अच्छा, अब मैं इसके जल्दी से इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस बताऊं। एक्सपेंसेस में पहला नाम है आपके पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, उसकी अमाउंट है 10,000। सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट है 9,000। उसके बाद आपको यहाँ कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। अब आपने एक्सपेंस आके ढूंढा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो चुका। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,000। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस चेक कर लें भाई, 3,000 है। वो बच्चे जिनका इनकम स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा, परेशान हैं, घबराहट का शिकार हैं, चेक करें। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के बाद रेंट एक्सपेंस 7,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,000 रुपीज। मेरा ख्याल है सारे एक्सपेंस हो गए, तो बस सारे एक्सपेंसेस का सम बना 3030। 30,000 एक्सपेंसेस का सम। एमन लिख के काम किया। प्रॉफिट क्या आया? बिल आखिर आ गया, पूछ पाछ के आ ही गया वो बेचारा, उसने बोला चलो मैं खुद ही आ जाता हूँ। 18,000 नेट प्रॉफिट सबके पास आ गया। तारिक आजम आप बता दीजिए भाई, 23 सही हो गया। 48,000 रुपीज के हमारी कमीशन इनकम थी। कमीशन इनकम 48 कैसे थी भाई? 45,000 कमीशन इनकम यहाँ लिखी है, 5,000 प्लस किया और 2,000 माइनस किया, सही है? तो हमारे पास 48,000 रुपीज आपके पास आया, क्या? कमीशन इनकम के अमाउंट। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं लगता कि भाई इनकम स्टेटमेंट आपके लिए मुश्किल है। ये वाला तो खैर बहुत ही मजाक था, लेकिन ये मजाक भी करना था, क्या करूं मैं, अब ऐसे मजाक भी करने पड़ते हैं आपके साथ। ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट भी मुश्किल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जिन लोगों ने 4 बना लिए हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, वो कह रहे हैं सही है यार, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस एक फॉर्मेटिंग है, उसको याद रखना है। क्या? सेल जो है उसमें से हमेशा लेस करेंगे तो नेट सेल आया करेगी, ठीक है?
इसी तरह फिर नेट सेल में से लेस क्या करेंगे, क्या, कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल की भी एक मुनासिब सी कंप्यूटेशन है, छोटी नन्ही सी, सही है। और कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में से लेस करते हैं हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस। उसके बाद उसमें ऐड होती है अदर इनकम, बस। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आता है। आप में से किसी एक ने भी पूछा नहीं, और मैं सिर्फ बता रहा हूं, बोल रहा हूं, लिखवा नहीं रहा आपको। एक ने भी नहीं बोला सर टैक्स नहीं लगता आमदनी पे, एक ने भी नहीं बोला सर टैक्स नहीं लगता आमदनी पर। बस यूं समझ लो फर्स्ट ईयर में नहीं लगता, सेकंड ईयर में लगा देंगे, सही है। टैक्स एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में नहीं लिखा, इसलिए हम आपको पढ़ा नहीं रहे। लेकिन अगर आप अपना वो जो एनेक्सर्स आपको दिखाए थे मैंने ऐसे लोग, अगर आप वो देखें तो आपको नजर आएगा। बहरहाल अब वक्त जाया नहीं करते बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक इनकम स्टेटमेंट सीख लिया है। हो सकता है मेरी गलत फहमी हो, आप दिल में बोल रहे हो मैंने एक भी नहीं बनाया हुआ, है ना। तो यहाँ बैठे हुए लोग कह रहे थे किसी ने 2 बनाए, किसी ने 3 बनाए, किसी ने 4 भी बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे। ऑनलाइन वाले अपना अहवाल खुद जानते हैं। अबे यार भूल भूल के हालत बुरी हो जाती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने ला रहा हूं अब मैं, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं बैलेंस शीट को ड्रॉ करें। बैलेंस शीट का दूसरा, बल्कि दूसरा नहीं, बैलेंस शीट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जदीद नाम है, बैलेंस शीट पुराना नाम है। तो पेपर में अगर वो आपको कहे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहा है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये चीज शो कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि बैलेंस शीट ही शो कर रही है एक तरीके से। वो परफॉर्मेंस होती है सर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होती है ना, बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अभी तक नाम उन्होंने रखा नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं आपको। बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए इनकम स्टेटमेंट को स्टडी किया जाता है, और बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है कि आज बिजनेस के माली मामलात क्या हैं, आज बिजनेस में कितने रुपए पड़े हुए हैं, कितने रुपए का इक्विपमेंट है, कितने की मशीनरी है, कितने रुपए लोगों से लेने हैं, कितने रुपए लोगों को देने हैं, कितने रुपए मालिक ने लगाए हुए हैं, कितने रुपए बैंक का कर्जा है, सही है। ये सारी चीजें स्टडी की जाती हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट इसी बुनियाद पे है कि इसमें जो चीजें प्रेजेंट की जाएंगी वो सारी बैलेंसिंग हालत में होंगी। क्या मतलब बैलेंसिंग किस तरह होंगी, अगर एक तरफ सारे प्रेजेंट कर दिए जाएं बिजनेस के एसेट्स, तो एसेट्स का जो फाइनल सम आएगा वो फाइनल सम हमेशा बराबर होगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के, जो आपको यहाँ लिखे नजर आ रही है। यानी ये एसेट्स का सम, ये वाली अमाउंट हमेशा इक्वल होगी किसके, इक्विटी और लायबिलिटीज के। तो यहाँ लिखा है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो एसेट बराबर होते हैं, इक्वेशन याद है ना वैसे भी आपको, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, कुछ ना कुछ तो आप कहते हैं, बस जो आप कहते हैं वही यहाँ पर काम हो रहा है। तो आइए जरा यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मेट बैलेंस शीट का क्या है। इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को क्लासिफाइड भी कहते हैं, ये क्लासिफाइड बैलेंस शीट है। क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है सर, क्लासिफाइड का मतलब जिसमें आप एक एक चीज को डिटेल में बताएं कि ये हमारा करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी और ये नॉन करंट लायबिलिटी। और इसके अलावा दूसरा, ये जो फॉर्मेट आपको बना हुआ नजर आ रहा है इसे कहते हैं रिपोर्ट फॉर्मेट, रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट। फिर कह रहा हूं इसे कौन सी फॉर्म कहते हैं, रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट। सर रिपोर्ट से मुराद क्या है, देखो आपको किताब में अभी मैं दिखा भी सकता हूं, आप लोग देख लेना, खुद ही देख लेना, आपको बैलेंस शीट आमने सामने बनी हुई नजर आएगी। सुन ही नहीं रहे भाई मेरी बात, क्या बोला, बैलेंस शीट आमने सामने बोले तो टी फॉर्म की शक्ल की, टी फॉर्म की शक्ल की बनी हुई नजर आएगी आपको, सही है। और उसमें क्या होगा, एक तरफ सारे एसेट लिखे हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटी और कैपिटल, और दोनों का टोटल आमने सामने हो रहा है, सही है। वो टी फॉर्म बैलेंस शीट है। लेकिन आपका एसएलओ कह रहा है कि आपको टी फॉर्म बैलेंस शीट ना बनवाए, क्या बनवाए, रिपोर्ट फॉर्म। और प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादातर कंपनीज रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट बनाते हैं, बिजनेस ज्यादातर
जो है वो ज्यादातर रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम ये बनाना सीखेंगे। लेकिन बुक में आप चाहें तो देख लें जाके, जो आपने मेरे साथ चैप्टर पढ़ा है अभी, जिसके क्वेश्चन 27, 6, 5, उसी में जाके आप देखें, आपको बैलेंस शीट बनी नजर आ जाएंगी बेतहाशा, और वो आपको आमने सामने बनी नजर आएंगी। राइट, आइए अब बस इसके नाम पढ़ लेता हूँ। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखा है एसेट्स। एसेट्स में, अच्छा अब इसको लिखने का भी तरीका है। इसको देखिए, मैंने कितनी बातें बता दी और मैं बोले जा रहा हूं, और पता नहीं आप उनको याद रखेंगे, भूल जाएंगे, क्या करेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। पहले मैंने कह दिया कि भाई बैलेंस शीट का दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर मैंने कह दिया बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में कि ये रिपोर्ट फॉर्म में बनाई जा रही है, सही है, इसे टी फॉर्म में भी बना सकते हैं। फिर मैंने कहा ये क्लासिफाइड बैलेंस शीट है। क्लासिफाइड का मतलब है हम डिटेल में हर चीज लिख के दिखाएंगे कि कौन सी चीज करंट एसेट में, कौन सी चीज नॉन करंट एसेट में। ऐसा नहीं कि हमने एसेट की हेडिंग डाली, सारी चीजें उसमें लिख दी। फिर उसके बाद एक और नई चीज अब बोलने लगा हूं, और वो नई चीज ये है मेरे बच्चों कि हम बैलेंस शीट में चीजें लिखते हैं, इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम चीजों को लिखते हैं परमानेंट होने की नेचर के लिहाज से। जो चीज जितनी ज्यादा परमानेंट है एसेट्स में, जो चीज एसेट्स में जितनी ज्यादा परमानेंट है, परमानेंसी मेथड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, परमानेंसी मेथड, यानी परमानेंट होने की बेसिस पर चीजों को लिखा जाए। तो जो चीज सबसे ज्यादा चलेगी, तो देखो सबसे पहला नाम क्या लिखा है, इससे ज्यादा क्या चल सकता है बिजनेस में। ये तो वो चीज है जो कयामत तक चलती रहेगी। ये बिल्डिंग जो बनी हुई है ना, ये बिल्डिंग का भी एक वक्त होगा 150-200 साल के बाद ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, लेकिन जो लैंड है ना वो कयामत तक पहुंचाती रहेगी फायदा। तो बहरहाल अब हमें कयामत के लिहाज से बिजनेस नहीं अपना डिसाइड करना। हाँ बिल्कुल, दो कॉलम आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा, लिक्विडिटी, वही परमानेंसी, यही चीज हो गई ना कि जो चीज जितनी ज्यादा टाइम लगाएगी कैश में कन्वर्ट होने में। परमानेंसी को दोनों दोनों तरह से डिफाइन किया जा सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे आपकी बात से एतराज नहीं है। मशहूद ने कहा सर लिक्विडिटी के लिहाज से लिखेंगे ना, तो जो हाईली लिक्विड, अब मैं मशहूद के लिए कह देता हूं कि मशहूद जिस तरह सुनना चाह रहा है, हाईली लिक्विड एसिड जो होंगे, अब कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे हाईली लिक्विड बोलना नहीं चाहिए, पीओसी में मिसने पढ़ा दिया लिक्विड एसिड्स, पढ़ा दिया। अबे यार करंट रेशो नहीं पढ़ाया मिसने, रेशो पढ़ाया था, डेट टू इक्विटी रेशो पढ़ाया था। तो जब डेट टू इक्विटी पढ़ाया था उस वक्त रेशो में आपको सबसे पहले करंट रेशो नहीं पढ़ाया मिसने। अच्छा चलो फिर होता नहीं होगा, मैं ये कह लेता हूं आसान लफ्जों में। देखो लिक्विडिटी का मतलब यहां पर क्या है समझ लो। आपने लिक्विडिटी का वर्ड यूज कर लिया, अब हो सकता है कुछ बच्चे लिक्विडिटी ना जानते हो। लिक्विडिटी का मतलब है किसी चीज का तेजी से कैश में कन्वर्ट होना, या किसी चीज को तेजी से इस्तेमाल करना। तो लैंड को है कोई खूबसूरत जो बहुत तेजी से इस्तेमाल कर ले और बोले सारा फायदा आज ही हासिल कर लिया मैंने। लैंड को कोई भी तेजी से इस्तेमाल नहीं। अबे लैंड तो बहुत दूर की बात, तुम इस चेयर से भी सारा फायदा एक दिन में हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम एबनॉर्मल ना हो। अगरचे कि तुम हो, लेकिन फिर भी तुम फर्ज करो कि तुम एक चेयर खरीदो, लाके उस पर बैठो और दे धनाधन झूले, दे धनाधन झूले, कि लफ्टन याद आ जाए तुम्हें, हैं पता नहीं अब तुम कहाँ कहाँ जाते हो, या फिर थीम पार्क याद आ जाए बैरियर टाउन का, और तुम बोलो अबे टूट ही नहीं रही चेयर, टूट ही नहीं रही। तो ये तो एबनॉर्मेलिटी की साइन है बेटा। इसका मतलब है वो चेयर तुम्हें पहुंचाएगी 1 साल से ज्यादा अरसे तक फायदा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, हम चीजों को लिख रहे हैं, जो चीज जितनी ज्यादा अरसे तक रहेगी उसे सबसे पहले लिखा जा रहा है, और जो चीज तेजी से फायदा पहुंचाएगी वो सबसे आखिर में लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हमने एसेट्स में कौन से एसेट्स लिखे हैं, जब आप बुक देखोगे ना वहां पे आपको करंट एसेट लिखे नजर आएंगे। अब बुक के फॉर्मेट पे मैं चल ही नहीं रहा हूं, मैंने तो इनकम स्टेटमेंट भी बुक के फॉर्मेट वाला फॉलो। तो फिर आप मुझे वहां से देख के बताइएगा नहीं प्लीज कि सर वहां पे ऐसे बना हुआ है आप ऐसे बनवा रहे हैं। तो भाई मैं तो स्ट्रिक्टली कोशिश कर रहा हूँ उसको फॉलो करूँ। हाँ जहां पे एक आध फजूल लाइन छूटी हुई होती है वो मैं आपसे कह देता हूँ कि भाई उसको मुनासिब कर लें। तो अल्लाह करे आज हम इसको समझने में कामयाब हो जाएं, तो फिर हम बना भी लेंगे इंशाल्लाह। तो एसेट में सबसे पहले क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, नॉन करंट एसेट। मेरा ख्याल है थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं। एसेट में सबसे पहले लिख रहे हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे पहला नाम लैंड, उसके बाद प्लांट एंड बिल्डिंग में से क्या लेस हो रहा है, मुश्किल बात है, प्रोविजन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा है ना।
भाई इक्विपमेंट पर, बिल्डिंग पर, प्लांट पर, मशीनरी पर क्या होता है? और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो पैसे जाते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, पैसे जाते हैं। हम किसी से वादा करते हैं, बल्कि अपने एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है अलाउंस फॉर नेचर, है उसकी कॉन्ट्रा एसेट। याद आया? तो कॉन्ट्रा एसेट को यहां लिख के लेस करना है। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट हैं बताओ? सो गए? हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट हैं? एक इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में जाता है और एक बैलेंस शीट में आता है, याद रखना। फिर कह रहा हूं, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट हैं? दो, एक इनकम स्टेटमेंट में जाता है और दूसरा बैलेंस शीट में आता है। और अगर आप इंशाल्लाह मैं अभी बनवाऊंगा ना, मैं वही क्वेश्चंस की बैलेंस शीट बनवाऊंगा जिनके इनकम स्टेटमेंट बनाए। और जब आप इंशाल्लाह वो बना रहे होगे तो आप देखोगे एडजस्टमेंट को दोबारा कंसीडर करना है। क्यों सर? भाई देखो, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है ना, एडजस्टमेंट बनती है उसकी या नहीं? बताओ। बोलेंगे ही नहीं, आप चुप हो गए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट बनती है, कितने इफेक्ट होते हैं उसके? दो होते हैं। एक इनकम के तौर पर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट होता है, और दूसरा एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में आएगा। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं, याद रखना, ये बात दिमाग में याद रहेगी। आगे बढ़ रहा हूं उसके बाद फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। मशीन एंड इक्विपमेंट, सही है। यानी बिल्डिंग जो है, लैंड के बाद अगर कोई चीज ज्यादा चलेगी तो वो क्या है? आपकी बिल्डिंग। और आपका प्लांट की भी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पे प्लांट इंस्टॉल करवाए जाते हैं तो वो 40 साल, 50 साल, 30 साल, 35 साल, डिपेंड कि कितना बड़ा प्लांट इंस्टॉल करवाया गया है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा है? मशीन एंड इक्विपमेंट। मशीन और इक्विपमेंट की लाइफ 10 साल, 15 साल, जो भी। और इसके बाद फिर अगर सवाल में दिया हो फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ लिखा हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर फर्नीचर होगा तो हम फर्नीचर को भी लिखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मशीन एंड इक्विपमेंट के बाद इसमें से भी क्या लेस कर रहे हैं? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। आप देख रहे हो, लेस करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू बराबर वाले कॉलम में आ रही है। फिर इसी तरह मशीन एंड इक्विपमेंट लिखकर इसमें से भी लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट बराबर वाले कॉलम में आई। सारे नॉन करंट एसेट क्या कर लिए? प्लस। टोटल नॉन करंट एसेट पता चल गए। हम फर्स्ट ईयर में गुडविल का वर्ड डिस्कस कर चुके हैं या नहीं किया? वैसे ही बताया होगा आपको, लेकिन हाँ बिल्कुल सही, इसका मतलब है मैंने आपसे डिस्कस किया है। और अगर हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद जब पढ़ेंगे क्लास एक्टिविटी के तौर पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉन करंट एसेट्स भी तीन तरह के होते हैं। क्या बोला? नॉन करंट एसेट्स भी तीन तरह के होते हैं। एक टेंजिबल जो नजर आते हैं, एक इनटेंजिबल जो नजर नहीं आते, और एक नेचुरल रिसोर्सेस, कुदरती अतियात जो अल्लाह ताला ने हमें फराहम किए। जैसे जमीन में कोयले की कान, गैस के जखायर, बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला ने हमें फराहम किए हैं। ठीक है। तो बहरहाल अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अभी फिलहाल इन चीजों को फोकस करना है। उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है। करंट एसेट, याद है हम कौन से मेथड के तहत लिख रहे हैं चीजें? नहीं नहीं, क्लासिफाइड बैलेंस शीट तो है कि हम सारे नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, यस, परमानेंट होने के लिहाज से है ना। यानी हम कह रहे हैं हाईली लिक्विड चीजें हम सबसे आखिर में लिखेंगे। क्या कह रहे हैं? हाईली लिक्विड, यानी जो कैश जैसी हैं या कैश में बदलने की सलाहियत रखती हैं, वो सबसे आखिर में। तो आप देखो, हमने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्रीज। किस चीज की इन्वेंट्री? मर्चेंडाइज की। और कौन सी इन्वेंट्री? ओपनिंग। ओपनिंग नहीं, मुझे लगा किसी ने ओपनिंग बोला, ऐसा लगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्योंकि एंडिंग हमारा क्या होती है? एंडिंग इन्वेंट्री हमारा क्या होती है? शाबाश, एसेट। अभी कोई कंफ्यूजन? एंडिंग इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है। अच्छा, तो सर सबसे पहले क्यों लिखा है? क्या ये तेजी से बिक नहीं सकती? बेटा अगर आप दुकान पे अप टू 70% सेल भी लगा दें तो क्या दुकान खाली हो जाती है? बोलिए। अगर आप दुकान पे अप टू 70% सेल भी लगा दें तो दुकान खाली नहीं होती। इसका मतलब है आप मर्चेंडाइज को बहुत तेजी से बेचना भी चाहें तो वो कैश में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए हमने उसको सबसे पहले लिखा। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से देखें। शॉर्ट टर्म एसेट्स में क्या नाम लिखा है? ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज आप खरीद के लाते हैं इतनी कि 1 2 3 महीने में स्टेशनरी को कर लें इस्तेमाल और वो आपको पहुंचा दे फायदा। अब ये नहीं हो सकता कि 3 महीने की स्टेशनरी बोले आप आज ही सारे बिल बना दूंगा पागलों की तरह, सामान बिका नहीं है, बिल बनाए जा रहे हैं धमाधम, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, उसके बाद फिर क्या लिखा है, पढ़े। एडवांस पेमेंट्स, और इसका दूसरा नाम एडवांस पेमेंट टू सप्लायर भी हो सकती है और प्रीपेड भी हो सकते हैं, ये सारे लिखे जाएंगे। उसके बाद अगला नाम पढ़े,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, नेट ट्रेड रिसीवेबल। और ये सब एक कॉलम पीछे, ये भी याद रखिएगा। सर नेट ट्रेड रिसीवेबल से क्या मुराद है? ट्रेड रिसीवेबल याद है? पहले ये बताओ क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पैसे लेने का राइट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। और क्या रहा है नेट ट्रेड रिसीवेबल, इसका मतलब है वो जो कस्टमर है उसमें से कोई एक आध मास भाई पाकिस्तानी हो सकता है, और अगर वो पाकिस्तानी हुआ तो हमारे पैसे, तो उसके लिए हमने क्या बनाया होगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बैड डेट एक्सपेंस नहीं, क्या बोला, बैड डेट एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, वो तो इनकम स्टेटमेंट में चला गया। क्यों तलाल, इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस गया, कौन नहीं गया? अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर कॉन्ट्रा एसेट, इसका मतलब है वो इसमें से लेस करके यहाँ लिखा जाएगा। मजे की बात है उसे लेस करके यहाँ दिखाना नहीं है, ये फॉर्मेट कह रहा है। आप बुक में दिखेंगे तो वो लेस करके दिखा रहा है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, फेस पर, इसको कहते हैं फेस पे लिखना, ये बैलेंस शीट का फेस है। लेकिन वो कह रहा है आप नेट ट्रेड रिसीवेबल को डायरेक्ट कैलकुलेटर में अपने दिमाग में ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट उठाओ, उसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को लेस करो और डायरेक्ट लिख दो अलाउंस फॉर बैड। जिस तरह ऊपर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, इधर देखो तलाल गौर से, ये क्या लिखा है पढ़ो, रविया क्या लिखा पढ़ो, यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो लेस करके दिखाने को कहा, लेकिन बोला इधर जो है नेट ट्रेड रिसीवेबल जब लिखो तो इसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट लेस करके दिखाना, डायरेक्ट लेस करके अमाउंट लिखो। कंफ्यूजन, क्योंकि अगर वो इसको भी करता ना तो फिर वो एक कॉलम और इंगेज करता, उसने सिर्फ कॉलम बचाने के लिए ऐसे किया हुआ है। 2 कॉलम की बैलेंस शीट बन रही है बस, ठीक है। और मजे की बात यह है कि अभी भी, मतलब आपको मैं डरा नहीं रहा हूं या आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बोलना जरूरी होती है कुछ बातें ताकि गलत फहमी ना रहे। अगर आप अभी भी समझते ना कि ये बैलेंस शीट प्रैक्टिकल लाइफ के जैसी है तो भूल है आपकी, प्रैक्टिकल लाइफ के जैसी नहीं है ये बैलेंस शीट अभी भी। बस ये एक फॉर्मेट है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होता ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ की बैलेंस शीट कंपैरेटिव होती है हमेशा, 2019 2020 2 इयर्स ऐसे लाइन से एक साथ चल रहे होते हैं, अगर आपका दिल चाहे। नहीं, लेकिन मजे की बात यही है ना, ये जो 2 कॉलम होते हैं ये 2 कॉलम होते ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ की बैलेंस शीट में, एक कॉलम होता है बस। तो सर फिर डिटेल कहां जाती है, उसके नोट्स बनते हैं बाकायदा। आपके नजदीक बैलेंस शीट एक पेज है, लेकिन अगर मैं आपको किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊं तो वो तकरीबन 100-150 पेजेस की कहानी है पूरी। नहीं, फॉलो करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये एकेडमिक लाइफ है, यही तो मैं समझा रहा हूं, ये एकेडमिक स्टाइल है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, सिर्फ आई कैप भी थोड़ी होता है, फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, फिर अपना क्या कहते हैं ये आपका SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है, बहुत सारे इदारे होते हैं। लेकिन बात यह है कि ये एक फॉर्मेट रिकमेंडेड है। अब इस फॉर्मेट को फॉलो करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट इस फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। बात ये फिलहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है। कंपैरेटिव का मतलब होता है 2020 का डेटा इस कॉलम में, 2019 का डेटा इस कॉलम में। आगे बढ़ता हूं मजीद, अभी भी ऑनलाइन कंपनीज की पब्लिक है स्टेटमेंट, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे बढ़े, अब बताएं इसमें क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद उसके बाद क्या लिखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, अगर बैंक में कोई पैसे रखे हैं तो पहले लिखेंगे बैंक, और बैंक के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कैश, यानी कैश आएगा सबसे, तो सबसे आखिर में आया मतलब वो हाईली लिक्विड है, तो हाईली लिक्विड चीज सबसे आखिर में आएगी, और जो परमानेंट नेचर की चीज है वो सबसे। तो करंट एसेट में परमानेंट नेचर की चीज क्या होती है, लैंड होती है, अल्लाह माफ करे। नहीं, ऐसे आवाज आई किसी ने कहा, मैंने बोला करंट एसेट में परमानेंट नेचर की चीज क्या होती है, और नॉन करंट एसेट में परमानेंट नेचर की चीज क्या होती है, लैंड। सही है, तो हम यहाँ सबसे पहले लैंड। अच्छा सर, सवाल में लैंड ना दी हुई हो अपने पास से लिख दूं? अबे नहीं भाई, कॉमन सेंस की बात है, जब सवाल में फिक्स है दिया हुआ हो एसेट लिखना, ना दिया हुआ हो छोड़ देना, फिर जो दिए हुए हो वो लिखना है आपने। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह